नाजरीन, आपका हमारे चैनल आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आस मोहम्मद अंसारी जो अंसारियों की आवाज़ को और ख़ास तरीके से मुसलमानों की आवाज़ को बड़ी बेबाकी के साथ पूरे हिंदुस्तान पर और जिस भी प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं उठाने का काम करते हैं। और आज वो हमारे दफ्तर आए हुए हैं, आज अखबार के दफ्तर आए हुए हैं, जो हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं सियासी हालात पे। क्योंकि हिंदुस्तान में जब मुस्लिम क़यादत ने सर बुलंद किया है तो उनको कामयाबी नहीं मिली है। जब मुस्लिम क़यादत ने अपनी पार्टी बनाकर लीडरशिप करने की कोशिश की है तो वो कामयाब नहीं हो पाई है। आखिर क्यों कामयाब नहीं हो पाई है? जैसे आप इस वक्त देख सकते हैं, खास तरीके से एक मुस्लिम लीग जो आज़ादी के बाद से मुसलमानों की लीडरशिप कर रही थी, उसके बाद से बहुत सारी पार्टियां आई। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि बदरुद्दीन अजमल साहब भी एक मुस्लिम पार्टी बनाकर बैठे हुए हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी भाई बरादरान जिस तरीके से हिंदुस्तान में लोगों को मुसलमानों की पार्टी बताकर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब भी पीस पार्टी बनाकर मुसलमानों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई पार्टियां जिस तरीके की कामयाबी मिलनी चाहिए उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो इसी मसले पर, इसी मुद्दे पर हम जानना चाहते हैं साबिक एमपी आस मोहम्मद साहब से कि आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम क़यादत या मुस्लिम पार्टियां कामयाब नहीं हो पाती। सबसे पहले आस मोहम्मद साहब, आपका हमारे चैनल आगमऊ में खैर मकदम है और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि मुस्लिम जो पार्टियां हैं जो मुसलमानों के नाम पे बनाई जाती है वो कामयाब नहीं हो पाती। वेलकम, थैंक यू। मुस्लिम पार्टियां जो हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कामयाब नहीं हुई, इसका कारण जो सीधा है वो ये कि मुस्लिम आवाम की सोच और स्ट्रेटजी और मुस्लिम लीडर और मुस्लिम पार्टियों की सोच और स्ट्रेटजी दोनों एक दूसरे के विपरीत रहा, दूसरे के खिलाफ रहा। मुस्लिम पार्टियां अलग सोचती हैं और मुस्लिम आवाम जो है वो अलग सोचती है, उसकी सोच अलग है, उसकी ज़रूरत भी अलग है। मुस्लिम आवाम की ज़रूरत जो सबसे पहली ज़रूरत है वो ये कि इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन, मस्जिद का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, मदरसे का दुश्मन, मुस्लिम इतिहास, मुस्लिम तवारीख, मुस्लिम ग़िज़ा, मुस्लिम ड्रेस, हर चीज़ की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी जब सामने खड़ी होती है तो भारत का मुसलमान उससे डरा रहता है, सहमा रहता है और वो उसको हराने की उसकी पहली प्राथमिकता है कि बीजेपी को कहीं न कहीं से बाहर करो, सत्ता से बाहर करो, ये हमारी दुश्मन पार्टी है। और ये जो प्राथमिकता है, ये जो सोच है, इस तरह का सोच मुस्लिम पार्टियों की नहीं है, मुस्लिम लीडर का नहीं है। इसीलिए भाषण सुन लेते हैं, पार्टी में भीड़ भी हो जाती है, लेकिन जिस दिन चुनाव आता है, चुनाव के दिन मुसलमान बीजेपी को हराने वाले के साथ चले जाते हैं, जो कि उस पार्टी का नेता एक हिंदू होता है, सेकुलर पार्टी कहलाती है, उसके साथ चली जाती है और मुसलमान पार्टी के साथ नहीं आती है। इसका सारा कसूर जो है ये मुस्लिम लीडर हैं कि आखिर ये क्यों नहीं समझते कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से 370 खत्म कर दिया सरकार में आई तो, आसाम में एनआरसी करके 15 लाख मुसलमानों की नागरिकता और वोट का अधिकार छीन लिया, लक्षद्वीप जहां 95% मुसलमान हैं उनको तबाह कर रही है। भारत में महाराष्ट्र में जब ये सरकार में आई तो वहां बीफ पर पाबंदी कर दिया। उत्तर प्रदेश में जब ये पार्टी सरकार में आई तो मुसलमानों का ग़िज़ा, गरीब मुसलमानों का प्रोटीन जो भैंस का गोश्त है उस पर बैन कर दिया स्ट्रिक्टली। और भैंस का गोश्त जो है चरस, अफीम, गांजा से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। कुरैशी बिरादरी लोगों को हर 6 महीना पर उनको बंद किया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के आईन में तो मुसलमानों को या किसी भी शख्स को उसके मन की ग़िज़ा खाने का राइट दिया है। मैं कहना चाहता हूं, आप गवाह हैं, मऊ में हैं, एक भी मुसलमान हमको छोड़ करके एक भी मुसलमान लीडर
चाहे सेकुलर पार्टी का मुसलमान एमपी एमएलए हो और चाहे मुस्लिम पार्टियां हो। अब बता दीजिए कई दिन धरना दिया इसको लेकर के, क्या प्रदर्शन करते हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कई बार तकरीर किए, कई बार सम्मेलन किए कि ये संविधान में हमें खाने का पूरा अधिकार हमको देता है संविधान। संविधान का गला घोट करके ये भारतीय जनता पार्टी और खास करके योगी आदित्यनाथ ये संविधान का, कानून का गला घोट करके मुसलमानों पे भैंस के मांस पर पाबंदी लगा दिया और गरीब मुसलमानों को प्रोटीन छीन लिया, गेदा छीन लिया। हमारे मुसलमान लीडर इसकी लड़ाई नहीं लड़ते। यही वजह है कि मुसलमान लीडर की बात मुस्लिम आवाम नहीं मानती। यानी मुसलमान लीडर की जरूरत है इसकी लड़ाई लड़ने की, 370 की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, आसाम के मुसलमान की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, लक्षद्वीप के मुसलमानों की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, मॉब लॉन्चिंग के नाम पर मुसलमान काटे जा रहे हैं, मारे जाते हैं, इसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो मेरा सबसे बड़ा इल्जाम यह है मुस्लिम लीडरों पर और मुस्लिम पार्टियों पर, इसलिए वो बाहर हो गए। पार्टी बनाने के लिए तो बहुत बड़ी पार्टी, आजादी के बाद इसी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर जलील फरीदी साहब पार्टी बनाए, मुस्लिम मजलिस खत्म हो गई। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आ रहे हैं हाजी मस्तान साहब पार्टी बनाए, वो भी खत्म हो गई। सैयद साहबुद्दीन साहब इंसाफ पार्टी बनाए, वो भी खत्म हो गई। उसके बाद साहब डॉक्टर मसूद साहब पार्टी बनाए, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, वो भी खत्म हो गई। उसके बाद डॉक्टर अयूब साहब पार्टी बनाए और इस चुनाव में देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। इसी तरह से डॉक्टर ओवैसी साहब, असादुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है MIM, सभा हो सकता है, बड़ी भीड़ हो रही है, हर तरह से ठीक ठाक मामला जा रहा है। लेकिन जिस दिन चुनाव करीब जो करीब आ रहा है उनकी हवा बिगड़ रही, इसलिए कि वो इन सब चीजों की लड़ाई, मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ते। मुसलमान बिल्कुल लड़ाई लड़ते हुए आया है इस देश में और अपना वजूद बचा रहा है। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं इन मुस्लिम लीडरों के बारे में, आपके माध्यम से एक खबर जानी चाहिए मुसलमानों की। पार्लियामेंट में 1992 से नरसिम्हा राव की सरकार ने वंदे मातरम गाना मुसलमानों के लिए अनिवार्य कर दिया। हम 92-94 में MP हुए, हम एक बार भी नहीं रहे, हम उठ के चले जाते थे जब वंदे मातरम होता था तो। और मेरी जानकारी में आपसे मैं कहना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में सारे मुसलमान MP वंदे मातरम गाते हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों तुम वंदे मातरम न गाओ? और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी वंदे मातरम गाया जाता है। और यहां तो शुरू में ही वंदे मातरम होता है, विधानसभा की शुरुआत के पहले दिन ही वंदे मातरम होता है। सारे मुस्लिम MLA गाते हैं, एक बार भी नहीं कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 1947 में देश आजाद हुआ तो कांग्रेस की सरकार ने वंदे मातरम गवाना शुरू किया, लेकिन उस जमाने में 1947 में दबंग किस्म के, अच्छे किस्म के MLA थे मुसलमान, उन लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं गाएंगे और सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन आज की तारीख में बहुत अच्छे मुसलमान लीडर हैं, पार्लियामेंट में भी हैं, ओवैसी साहब जैसे आदमी हैं और विधानसभा में एक से एक मुसलमान है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सब वंदे मातरम गाते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि मुसलमानों के जज्बात, जो मुस्लिम नौजवान हैं, उनके जज्बात को कैस करा के सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेकने का काम कर रही है मुस्लिम लीडरशिप? बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये जो मुस्लिम लीडर हैं ये दिखाते हैं कि 8-7% यादव की पार्टी बन गई, 3% ब्राह्मण की पार्टी बन गई और उसके बाद राजभर की पार्टी बन गई जो बड़ी कम आबादी में है, जाट की पार्टी है। आखिर मुसलमान की पार्टी क्यों नहीं होती? मैं कहना चाहता हूं आप व्यवहारिक बात कीजिए, प्रैक्टिकल बात कीजिए आप लोग। उसको भारतीय जनता पार्टी से राजभर को कोई नुकसान नहीं है, यादव को कोई नुकसान नहीं है, बीजेपी आ जाएगी तो जितनी बैकवर्ड जातियां हैं, कुर्मी को कोई नुकसान नहीं है, जाट को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने से मुसलमान को नुकसान है। बीजेपी आई सरकार में, मोदी आया और आने के बाद सारा काम मुसलमानों का जो पर्सनल ला खतरे में था, हम लड़ाई लड़ते थे, उसको खत्म कर दिया। 370 को खत्म कर दिया। NRC आसाम में लागू करके 15 लाख मुसलमानों को बाहर कर दिया। आखिर ये मुसलमान लीडर क्या किए? 3 तलाक भी है। क्या किए मुसलमान लीडर लोग? ये मुसलमान लीडर लोग धरने पर नहीं बैठे। किसान लीडर जो हैं, MP किसान, वो पार्लियामेंट से रिजाइन कर दिए, पार्लियामेंट में धरना दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम लीडर कितने पार्लियामेंट में धरना दिए हैं?
क्यों नहीं ये लड़ाई लड़ते आवाम की? मतलब एक तरीके से ये समझा जाए कि इस मुल्क में रहकर नफरत की बुनियाद पे नहीं, सेकुलरिज्म की बुनियाद पे बीजेपी को शिकस्त दिया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान को मैं बहुत जल्दी, आपको मैं खबर देना चाहता हूँ, मैं बहुत जल्दी एक स्ट्रेटजी ला रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के, आप जान लीजिएगा, 365 403 सीटों में से 365 सीटों पर मुसलमानों का वोट मौजूद है अच्छी तादाद में। इसके बावजूद भी क्यों हार जाते हैं, जीत जाती है बीजेपी? मुसलमान क्यों हार जाते हैं? बीजेपी को हम रोक क्यों नहीं पाते? इसलिए नहीं रोक पाते कि मुसलमानों नेताओं के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये स्ट्रेटजी हमारी तैयार हो गई है। मैं वादा आपसे करता हूं कि जिस दिन वो बन के तैयार हो गई 10 दिन के अंदर में, तो मैं फिर आपके दफ्तर में आऊंगा और आपके इस चैनल से मैं मुसलमानों के सामने वो नजरिया पेश करूंगा कि बीजेपी क्या चीज है। बीजेपी 2 मिनट में बाहर जाएगी। मुसलमानों को वोट देने का और पार्टियों को वोट लेने का ढंग नहीं है। ढंग जिस दिन आ गया तो भारतीय जनता पार्टी कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बाहर भगाओ। और एक और रास्ता मैं बताना चाहता हूं और हिंदुस्तान के मुस्लिम लीडरों से यह कहना चाहता हूं कि मुसलमान हिंदुस्तान का बीजेपी को हराने के लिए सेकुलर हिंदू पार्टी को वोट देता है, जिससे आज तक बीजेपी सत्ता से बाहर रही। लेकिन आपके पास, मुस्लिम लीडरों के पास, बीजेपी हमारे खिलाफ कोई ऐसा संविधान से अलग हट करके काम न करे, इसे रोकने का मुस्लिम लीडरों के पास कोई स्ट्रेटजी है कि नहीं, कोई नजरिया है कि नहीं, कोई एक्शन है कि नहीं? अगर नहीं है, नहीं बताते हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से सवाल कर रहा हूं कि आप उनसे पूछिए। मैं सवाल कर रहा हूं सारे मुस्लिम लीडर से जो चुनाव लड़ते हैं, पार्टी बनाए हुए हैं, कि भाजपा को हमारे ऊपर जुल्म जो बीजेपी करती है, संविधान के खिलाफ हमारे ऊपर हमारा संवैधानिक अधिकार छीन रही है, इसको रोकने का चुनाव के अलावा, वोट के अलावा कोई रास्ता है कि नहीं? क्या स्ट्रेटजी है आपके पास कि जो मुसलमानों या और भी लोगों को मिलाकर आप बीजेपी को शिकस्त दे देंगे? बहुत बढ़िया है। मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं। आज हम खुद हाजिर होंगे आपके यहाँ और बहुत बढ़िया। और इस बार मैं कहना चाहता हूं कि मैं बहुत मेहनत हम लोग करेंगे, हमारी टीम है उत्तर प्रदेश भर में, और बीजेपी इंशाअल्लाह बाहर हो जाएगी, सत्ता से बाहर हो जाएगी। इसका दूर दूर तक आता पता नहीं चलेगा। और ये जो एक बन करके हमारे ऊपर एक दुश्मन जो बैठ करके दुनिया भर का गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कानून बेवजह का हमारे ऊपर थोप रहा है, लाद रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। यूपी के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी आपके अयोध्या से शुरुआत करते हैं, क्या लगता है कि मतलब असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? देखिए, ओवैसी साहब को मैं कहना चाहता, उनके वालिद साहब के साथ में एमपी साहब, उनके वालिद साहब बहुत ही गंभीर और बहुत ही अच्छे लीडर थे, बहुत अच्छे लीडर थे। ये जो आए हैं, ये पढ़ लिख करके सीधे आ गए यहाँ। इनके पास जो व्यवहारिक राजनीति होती है, प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स होती है, इसका अभाव है। और रहा सवाल भाषण देने का, तो भाषण देने का तो 7 साल 8 साल का जो उलमाए दीन है, इनसे बढ़िया भाषण दे लेता है। तो भाषण से काम नहीं होगा। राजनीति होती है स्ट्रेटजी से, नजरिया से, काम करने का एक्शन प्लान से। वो एक्शन प्लान इनके पास नहीं है। और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, बीजेपी आ जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान 10% भी वोट बगैर सोचे समझे, बगैर स्ट्रेटजी का ओवैसी को दिया या किसी मुस्लिम पार्टी को दिया, मुस्लिम उम्मीदवार को दिया भी, तो आप तय समझ लीजिएगा कि बीजेपी आ जाएगी। तो बीजेपी को रोकने के लिए मतलब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से क्या आप अपील करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज? मैं ये मैसेज दूंगा कि अगले बार जब हम आएंगे आपके पास, तो ये पूरी स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे और बताऊंगा कि मुसलमान इस तरह से चले, इस तरह से सियासी सोच रखे, इस तरह का वोटिंग करे, बीजेपी इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे आस मोहम्मद साहब को, जो साबिक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो लेकर आएंगे तो मतलब पूरे हिंदुस्तान में, पहले तो वो अमल करेंगे उत्तर प्रदेश में और उसके बाद उसी स्ट्रेटजी को पूरे हिंदुस्तान में नाफिज करेंगे, जिससे बीजेपी को आसानी के साथ शिकस्त दी जा सके।
नाज़रीन, अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी आस मोहम्मद साहब से जो इनकी पूरी स्ट्रेटजी है उस पर इंटरव्यू करेंगे और फिर जानना चाहेंगे कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।